हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो 5th चैप्टर पार्ट 1 में वंशागति या आनुवंशिकता तथा आनुवंशिकी के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में डीपली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मेरी आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी क्यूरी के लिए, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में पुट अप हो रहा हो वीडियो देखने बाद टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं अब अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी लिख दूंगी, तो वहाँ से आप मेरे ईमेल आईडी से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। 5th चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसे हिंदी में वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम वंशागति विभिन्नता के टॉपिक्स पर और इनके जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप ये देख सकते हैं, हमारी हेडिंग है पहली वंशागति या आनुवंशिकता, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। जनकों से लक्षणों या गुणों का उनकी संतानों में जाना वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कि जो भी लक्षण या गुण माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं, ठीक है, तो उन लक्षणों या गुणों का उन माता पिता से संतानों में जाने की जो प्रक्रिया है उसे वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है वंशागति या लक्षण यानी हेरिडिटी ट्रेट्स। तो ये क्या होते हैं? ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनकी संतानों में आते रहते हैं, ठीक है, उन्हें वंशागति लक्षण कहते हैं। सॉरी, मेरी थोड़ा तबीयत डाउन है, इस वजह से मेरी आवाज़ भी थोड़ा डाउन होगी, तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो मैं उसको अपने वॉइस रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूँगी। ओके, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। आता है विविधता यानी विभिन्नता भी इसे बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है? संतति की उनके जनकों से असमानताएं, यानी कि जो सिमिलरिटीज ना हो, ठीक है, असमानताएं ही विभिन्नताएं या विविधता कहलाता है। यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके ना तो फेस कट मैच करता है, ठीक है, ना ही कोई अदर स्ट्रक्चर दिखने में मैच करता है अपने माता पिता से। हाँ, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ होती हैं 10 या 20%, ठीक है, लेकिन जो 80% सिमिलरिटीज़ दिखने में नहीं है, जिससे हम पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये उन माता पिता का कोई बच्चा है। ठीक है, और उनके इस बात के अलावा भी, ठीक है, माता पिता के अलावा भी इसकी एक डिफिनेशन ये भी हो सकती है कि माता पिता के दो अलग अलग संतानों में अलग अलग समय में जन्म ली हुई संतानों में जो अंतर होते हैं आपस में, है ना। ऐसा तो है भाई, जुड़वा बच्चे ही सिर्फ एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने अलग अलग समय में जन्म लिया है ना, उनमें अंतर होता है, वो दिखने में सेम नहीं होते हैं। तो जो अंतर होता है, इसी अंतर को विविधता या विभिन्नताएं कहते हैं, और इंग्लिश में वेरिएशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में दिया है कि जो विविधता है ये सिर्फ लैंगिक जनन में ही होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेरिएशन सिर्फ इसमें ही शो होती है, अदरवाइज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शो नहीं होती है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही डीएनए जो है डिवाइड होकर के 2 डीएनए बन जाता है, और उन्हीं 2 डीएनए में से 2 संतानें नहीं बन जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी संतानें जो अपनी माता पिता से एकदम हूबहू मेल खाती हैं उन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन शब्द का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज़ जिसका निर्माण जिस भी चीज़ से हुआ है वो उससे एकदम हूबहू मेल खाता हो, एकदम फोटोकॉपी जैसे हो, ठीक है, तो उसको क्लोन कहते हैं। और इसका मेन कारण डीएनए ही है, डीएनए बहुत बड़ा फैक्टर है इसका, ठीक है।
और लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही डीएनए तो डिवाइड हो करके दो मतलब संतानें बनाता नहीं है, ये प्रोसेस तो नहीं होता है। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक फीमेल पार्ट से मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिल करके एक जाइगोट बनाते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जो फीमेल गैमेट में डीएनए है और जो मेल गैमेट में डीएनए है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के डीएनए हो गए, ठीक है। अब दोनों ही जब अलग अलग प्रकार के डीएनए मिलेंगे तो युग्मनज में भी एक नए प्रकार का ही तो डीएनए बनेगा ना। तो इसके कारण माता पिता से उनकी संतानें मैच नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएशन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल वेरिएशन और एक जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। फिजिकल वेरिएशन को हिंदी में दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं और जेनेटिक वेरिएशन को जननिक विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। फिजिकल वेरिएशन और ये जो है जेनेटिक वेरिएशन, ये मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिकी क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा वंशागति, आनुवंशिकता, विविधता, ठीक है। तीनों क्या है ये हमने समझ लिया है, विविधता के प्रकार हमने देख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी क्या है, यानी जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं इंग्लिश में। The branch of biology under which the genetic similarities and variations of homogeneous and related organisms and their heredity are studied is called genetics, ठीक है। इसे मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए लिख रखा है कि जो यूपी बोर्ड के हिंदी बच्चे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विविधताओं का तथा इनकी वंशागति यानी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। इस पूरी परिभाषा का कुल मिला के अर्थ कहने का मतलब ये है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति या आनुवंशिकता तथा विविधताओं का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे, सॉरी, हाँ ये मेरी घड़ी है, हर घंटे अलार्म देती है, तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड करें और मेरे वॉल्यूम पर फोकस करें। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लिखा है कि सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। सबसे पहले जो आनुवंशिकी वर्ड है, जेनेटिक वर्ड है, इसका यूज़ जो है बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पर मैंने ये इसके लिए मेंशन किया है मानव नस्ल यानी कि ह्यूमन रेसेस, ठीक है, कि मतलब मानव नस्ल कितने प्रकार की हो सकती हैं, यानी किसमें, ठीक है, कि कितने प्रकार के मानव हैं इस धरती पर, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रकार के हों, मानव है तो उसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस ही होगा, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कौन कौन से। पहला है निग्रो, इंग्लिश में से लिखेंगे नेग्रोइड, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, हाँ नेग्रोइड, ठीक है, जो कि अफ्रीकन होते हैं, इन्हें ब्लैक मैन्स भी कहते हैं। सेकंड है मंगोलियन, जिसे हम इंग्लिश में मंगोलियन या मैंगोलॉइड भी लिखते हैं, और इससे और ये ह्यूमन होते हैं जैसे कि चाइनीज़ हो गए, जापानीज़ हो गए, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं कॉकेसाइड, इसे हम इंग्लिश में कॉकेशियन लिखते हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन हो गए, इंग्लैंडियन हो गए और इंडियंस हो गए, ठीक है। तो ये कॉकेसाइड के अंडर में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या नीट में पूछा जाए, ठीक है, कि जो इंडियन है, ठीक है, इंडियन की जो मानव नस्ल है ये मतलब कौन से प्रकार की नस्ल है, तो आप कॉकेसाइड या कॉकेशियंस पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर आता है ऑस्ट्रेसाइड यानी कि ऑस्ट्रेलॉइड, तो इसमें तो ऑस्ट्रेलियंस आ जाते हैं, लेकिन सभी का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस ही होता है, यानी वैज्ञानिक नाम, यदि ये देख सकते हैं मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इन सभी मानव नस्लों का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस ही होता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट जो मैं अब आपको बता रही हूँ कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, कि जेनेटिक्स यानी कि जो आनुवंशिकी है
आनुवांशिकी के पिता किसे माना जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है और नीट में भी आ सकता है, ठीक है। तो जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, कहाँ के रहने वाले, इनका पूरा इंट्रो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी कभी ना जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 12th के, तो उनमें ना शॉर्ट नोट्स आ जाता है लिखने को कि मतलब मेंडल पर टिप्पणी लिखी है ऐसा करके, ठीक है। तो आपको टिप्पणी में क्या लिखना, किस तरीके से करना है, वो अब ये मैं बताने वाली हूँ। तो पहला पॉइंट है मेंडल का जन्म, एक मिनट, हाँ, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलीसियन ग्राम में हुआ था। यानी सिलीसियन नाम का कोई गांव था जर्मनी में, जहाँ पे 22 जुलाई 1822 में मेंडल का जन्म हुआ, ठीक है। फिर 1843 में क्या हुआ कि 1843 में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रून में स्थित एक, ऑस्ट्रेलिया में सिटी है जिसका नाम ब्रून है, उसमें स्थित एक चर्च है जिसका नाम है ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री, ठीक है। ये एक चर्च है ऑगस्टीनियन मोनेस्ट्री, ठीक है, जिसमें इन्होंने पादरी यानी कि जो फादर होते हैं चर्च में, ठीक है, तो फादर बनने के लिए, वहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो उस चर्च में ये गए थे। फिर है थर्ड पॉइंट, 1847 में उन्होंने उसी शहर के चर्च में फादर बन गए। फिर 1851 में वे वियना विश्वविद्यालय, वे यानी कौन, मेंडल, ठीक है, 1851 में वे वियना विश्वविद्यालय चले गए और वहाँ प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस, भौतिकी यानी फिजिक्स व गणित यानी मैथ आदि विषयों पर शिक्षा प्राप्त की। 1854 में लौटकर उसी चर्च के स्कूल में पढ़ाने लगे तथा चर्च के बगीचों की देखभाल अच्छे से करते थे। इसी कारण इन्हें बगीचों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी दौरान इन्होंने पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, ठीक है, इस पर संकरण का प्रयोग किया। पी प्लांट कौन सा इन्होंने चूज़ किया, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, ये मैंने यहाँ ब्लैक पेन से हाईलाइट कर रखा है, पाइसम सेटाइवम। और वैज्ञानिक नाम लिखने का ये एक तरीका होता है, आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम में इसी तरीके से लिखते हैं तो इसके भी नंबर आपको एग्ज़ामिनर देता है जब कॉपी चेक करता है तो, ठीक है। कि पाइसम जो कि पहला मतलब वर्ड होता है, पहला जो नाम होता है उसका पहला अक्षर बड़ा बनता है और नीचे अंडरलाइन, फिर बीच में एक डॉट रखा जाता है, फिर उसके बाद जब सेकंड वाला नेम आता है तो उसका पहला अक्षर स्मॉल साइज़ का होता है और उसके भी नीचे अलग अंडरलाइन। पूरे मतलब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के नीचे जो है सिंगल अंडरलाइन नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ पर डॉट है वहाँ से अंडरलाइन आपको ब्रेक कर देनी है, ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन करनी है दोनों नामों के नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, पाइसम के नीचे अलग और सेटाइवम के नीचे अलग, ठीक है। ये सिर्फ पी प्लांट के ही वैज्ञानिक नाम के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, ये जो द्विनाम पद्धति है ना उसका ये एक नियम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें वैज्ञानिक नाम इसी नियम से लिखने चाहिए, ठीक है, और इसी नियम से लिखे भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1856 से 1863 तक यानी 7 वर्षों तक निरंतर प्रयोग किए तथा प्राप्त निष्कर्षों को 1866 में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन यानी कि पादप संकरणों के प्रयोग नामक शीर्षक के रूप में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, ये जो ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये वहाँ पर सोसाइटी थी, ठीक है, इसके समक्ष प्रस्तुत किया। कहने का मतलब ये है कि जो 7 सालों में इन्होंने लगातार जो संकरण किए, ठीक है, उनसे जो भी मतलब रिजल्ट उनको देखने को मिलता गया वो उसको तुरंत नोट करते रहे, ठीक है। और नोट करने के बाद में फिर इन्होंने इसको एक जगह लिखा,
ठीक है। और लिखने के बाद इसका शीर्षक रखा, यानी कि इस टॉपिक का नाम रखा कि पादप संकरणों के प्रयोग। ठीक है। और फिर इसे जो ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी वहाँ पे ब्रून सिटी में, ठीक है, तो उस सोसाइटी के सामने अपने इस टॉपिक को, जो भी उन्होंने ये मतलब प्रयोग लिखे थे इसके एक एक निष्कर्ष, वो उन्होंने उनके सामने जाके प्रस्तुत कर दिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु उस समय के वैज्ञानिक इन प्रयोगों की महत्ता को समझ ही नहीं सके। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ ये मैं बोल दूं कि जैसा कि मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे मैम ने जो लिखा है वही सब बोल रही हैं। मैं चाहती तो बिना ये सब लिखे भी मैं एक फ्लो चार्ट में करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती थी, पर मैंने ये इसके लिए लिखा कि आप लोगों को भी मतलब सही परफेक्ट नोट्स ऐसे मिले कि जिस लैंग्वेज को आप समझ रहे हो, ठीक है ना, कि जिस लैंग्वेज में आप समझ रहे हो उसी लैंग्वेज में आप सही से अपना एग्ज़ाम दे सको। ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को अच्छे से मेरा पढ़ाया समझ में आ जाता है तो मेरे ये वीडियो में दिए हुए नोट्स को आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है। तो जो मैंने स्क्रीन पर नोट डाउन कर रखा आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको बाद में भी पढ़ने में आसानी रहेगी। एक बार मैं ऐसा समझा दूंगी वीडियो में, फिर जब आप एक बार उसको पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे ईमेल कर दें। सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आए। कौन कौन से? हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज, ऑस्ट्रिया के इरीश वॉन शेरमार्क, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस। ठीक है। अब इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने वही प्रयोग किए और वही निष्कर्ष प्राप्त किए थे जो मेंडल ने किए थे। ठीक है। यानी जैसे कि पी प्लांट पर 7 वर्षों तक लगातार मेंडल ने किया, उसी प्रोसेस से इन तीनों वैज्ञानिकों ने भी मतलब वही सारे प्रैक्टिकल करके पी प्लांट पर देखे। ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि जो जो मेंडल ने अपनी किताब में रिजल्ट लिख रखे हैं कि उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया था तब उनको क्या क्या मतलब उसमें समझ में आया था। ठीक है। तो सेम उनको भी, इन तीनों वैज्ञानिकों को भी वही चीज़ें मिली। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ, मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, खासकर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हुआ, कारण बताइए। तो कारण कुछ ये है नीचे। मेंडल ने अपने प्रयोगों व निष्कर्षों की एक ऐसी पत्रिका यानी कि बुक, ठीक है, में प्रकाशित किया जिसे उस समय के ज़्यादातर वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे। दूसरा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में सांख्यिकी यानी कि थोड़ा बहुत मैथ का यूज़ कर लिया था। ठीक है, जिसमें जीव विज्ञानी यानी कि जो बायोलॉजिस्ट होते थे वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। फिर आ जाता है थर्ड नंबर पे कि सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई थी और इस समय विकासवाद चर्चा में था। ठीक है, जो चीज़ चर्चा में ज़्यादा रहती है लोग उसी को ज़्यादा डिस्कस आपस में करते हैं तथा सभी के आकर्षण का केंद्र भी था। फिर फोर्थ रीज़न हो गया, संभवतः मेंडल का विचार उस समय के वैज्ञानिकों की समझ के बाहर भी था। ठीक है, क्योंकि उस समय के जो वैज्ञानिक थे ना उनका जो माइंड था वो उतना डेवलप नहीं था, मतलब एक आधुनिकी कहते हैं ना कि मॉडर्न टाइप का मतलब ज़माना, तो वो चीज़ मतलब नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रीज़न भी है ये कि मेंडल के शोध कार्य, ठीक है, कि उन्होंने जो भी प्रैक्टिकल्स किए उनमें जो भी कुछ देखा उसका जो लेवल था, ठीक है, और जो उनका जो एक थॉट था, जो वो विचार था उस समय से आगे का था, यानी काफ़ी एडवांस टाइप का था। तो लोगों में इतनी समझ ही नहीं थी उस टाइम जो वो उनकी उन प्रैक्टिकल्स को और उनके दिए हुए रिजल्ट्स को अच्छे से समझ सकें। अब आ जाता है मेंडल की सफलता के कारण कि जब मेंडल बाद में सफल हुए, ठीक है, तो उस ऐसा क्या हुआ
क्या कारण थे जो वो सफल भी हुए। पहला रीज़न आ जाता है मैकेनिज्म की, उनकी जो कार्यविधि थी, उन्होंने जिस तरीके से प्रैक्टिकल किए, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से संकरण कराया, ठीक है, वो पूरी प्रोसेस कार्यविधि में आ जाएगी। फिर सेकंड आता है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव, कि मेंडल ने जब प्रैक्टिकल करने के लिए सोचा तो उन्होंने ये भी तो सोचा होगा कि हमें कौन सा पौधा लेना चाहिए, उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। फिर है अध्ययन के लिए वंशागत विशेषकों का चयन, ठीक है, वंशागत विशेषक मतलब कि ऐसे कुछ क्वालिटीज़ जो उनको मतलब लगे कि हाँ थोड़ा, तो उन्होंने उनका सिलेक्शन कैसे किया वो। फिर आ जाता है संकरण विधि, हाइब्रिडाइजेशनल टेक्निक, इन सब चीज़ों को, ये जो 4 प्रोसेस है, ठीक है, ये इनकी सफलता के कारण थे। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 करके आगे स्टडी करेंगे। ये आप देख सकते हैं, पहला आ गया मैकेनिज्म में क्या है कि मेंडल ने टॉल प्लांट का संकरण ड्वार्फ प्लांट से कराया, यानी कि लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराया। मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिएगा टॉपिक को। पी प्लांट के फ्लावर बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव होता है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कैसे कि जब द्विलिंगी पौधा होता है, ठीक है, तो उसके फ्लावर में क्या होते हैं कि नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों में ही मतलब जो मेल पार्ट है वो अपने फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज कर लेता है और एक नया फ्लावर निकल आता है, ठीक है। तो इसमें और जो इसके जो फ्लावर में जो पी प्लांट है ना, जिसके फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखोगे तो काफ़ी क्लोज है, काफ़ी बंद टाइप का है, वो ढका ढका सा रहता है। तो किसी अदर प्लांट का कोई मतलब पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण उड़ करके आ जाए और उसे फर्टिलाइज कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेंडल ने इसमें कृत्रिम परपरागण कराया। मेंडल ने क्या किया कि इसमें कृत्रिम, देखिए कृत्रिम का मतलब, कृत्रिम शब्द वहीं आ जाता है जहाँ इंसान का हाथ लगा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि पी प्लांट में सिर्फ और सिर्फ स्वतः होने वाला परागण ही संभव है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर परपरागण कराया, ठीक है, और मेंडल ने खुद मतलब करवाया। तो कैसे, तो जब मेंडल ने खुद करवाया तो ये हो गया कृत्रिम परपरागण, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है पी प्लांट के 7 पेयर लक्षणों का चयन किया, इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया। वो कौन कौन से थे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर आता है सेकेंड सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल, ठीक है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट का चुनाव या चयन पी प्लांट में उपस्थित मुख्य 3 गुणों के कारण किया। वो 3 गुण कौन कौन से थे। पहला, मटर एनुअल वनस्पति है, यानी कि फसली वनस्पति, यानी साल में एक ही बार होती है, ठीक है, और इसकी आयु यानी एज 3 से 4 महीने की होती है और इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है और इन्हें संभालना भी काफ़ी आसान होता है इसलिए। फिर आता है एक मिनट, इसके बाद आ जाता है, यहाँ पर मैंने थर्ड लिखा हुआ है, सेकंड शायद मेरे से मिस हो गया है, चलिए कोई नहीं, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए सॉरी। थर्ड है अध्ययन के लिए वंशागत विशेषकों का चयन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फॉर स्टडी। तो मेंडल ने जो 7 पेयर विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी का मतलब एक दूसरे से विपरीत लक्षण, यानी कि एक जैसे कि एक लंबा तो उसके सामने बौना पौधा रखा, ठीक है। कलर में क्या क्या कि कोई बैंगनी रखा तो कोई सफ़ेद रखा, एकदम अपोजिट एक दूसरे से, ठीक है। विपर्यासी का मतलब ये हो गया। तो मेंडल ने 7 पेयर विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, ये सभी प्रभावी व अप्रभावी थे, ठीक है। ये लक्षण मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं जिन्हें ट्रेट्स कहते हैं इंग्लिश में। पहला था फूलों का रंग, फूलों के रंग में इन्होंने क्या किया, देखिए एक तरफ दिया कंपैरेटिव विजुअल वेरिएशन, यानी कि जो हम देख सकते हैं ऐसे अंतर, ठीक है।
पहला क्या है, प्रबल, दूसरा अप्रबल। जो प्रबल है, ठीक है, उसको मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। प्रबल का मतलब ये होता है कि जो अपना असर ज़्यादा दिखाए, ठीक है, जो कि ज़्यादा असरदार हो, जो कि ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। अप्रबल जो कि मतलब थोड़ा कमज़ोर हो, ठीक है। तो पहला हमने लिया जैसे कि फूलों का रंग, तो फूलों के रंग में इन्होंने पहला चूज़ किया बैंगनी और दूसरा सफ़ेद। फिर है फूलों की स्थिति, तो अक्षवर्ती यानी कि पीछे से, और दूसरा कह लिया अग्रस्त यानी कि आगे का पार्ट। फिर तीसरा तने की लंबाई, लंबा और छोटा। फिर कच्ची फली का रंग, हरा और पीला। और पकी हुई फली की आकृति, फूली हुई। और सेकंड में क्या लिया कि बीजों के बीच बीच में दबी हुई, ठीक है। फिर है बीजों की आकृति, एक है गोल और दूसरी झुर्रीदार यानी रिंकल। फिर है लास्ट बीज पत्रों यानी कि कॉटिलीडॉन्स का रंग। फिर है पीला, येलो, और सेकंड वाला जो है उसके सामने का कलर हरा यानी ग्रीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा आ जाता है प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशनल टेक्निक यानी संकरण विधि। पी प्लांट में ये देखिए किस तरीके से इन्होंने किया कि जो टॉल प्लांट लिया, दूसरी साइड ड्वार्फ प्लांट लिया यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधा। जो इन्होंने टॉल प्लांट लिया, उस टॉल प्लांट का मेल गैमेट लिया, उस मेल गैमेट का यूज़ किया है यानी पुंकेसर का, ठीक है। और जो सेकंड लिया ड्वार्फ प्लांट, उसका फीमेल गैमेट इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया यानी कि कृत्रिम परपरागण, ठीक है। तो जो मेल गैमेट जो टॉल प्लांट था, जो उसका जो मेल गैमेट यूज़ किया, तो इसके हमने गैमेट्स इधर ले लिए कैपिटल टी, ठीक है। और इसका जो बौना पौधा था उसका हमने ले लिया स्मॉल टी। जब क्रॉस कराया तो चारों प्रकार के जो मतलब संतानें बनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही थी। कहने का मतलब है कि चारों के चारों पौधे लंबे ही हुए। ये इनकी F1 जनरेशन थी, ठीक है। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पूरा संकरण क्या है वो आगे की प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर संकरण विधि सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अभी के लिए सिर्फ इतना। फिर पॉइंट में लिखा है कि जिस पुष्प के फीमेल गैमेट का प्रयोग करना है उसके पुंकेसर को काट कर अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं यानी कि इमैस्कुलेशन, ठीक है। यानी कि जिस प्लांट के फ्लावर में हमको फीमेल गैमेट का, उसके मादा युग्मक का प्रयोग करना है, ठीक है, तो उसका जो उसी फ्लावर का जो पुंकेसर है, ठीक है, उसको काट के अलग कर देते हैं और इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। नेक्स्ट है कि अब इस पुष्प के पराग कोश को पॉलीथीन से ढक देते हैं। भाई हमने क्या क्या कि पराग कोश से पुंकेसर को निकाल के अलग कर दिया और उसके अंदर जो परागकण है वो उड़ करके कहीं और न जा पाए, इसलिए उसको ढक दिया, ठीक है। इस क्रिया को बैगिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरे पुष्प में क्या किया कि दूसरे पुष्प के परागकण जो कि जिसे हम इंग्लिश में पॉलेंस कहते हैं, ठीक है, तो परागकणों को उस पुष्प के मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट पर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दूसरे पुष्प के परागकण को उस पुष्प के मादा युग्मक पर रखते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब जिस प्लांट का हमने फीमेल गैमेट यूज़ किया, ठीक है, उसके जो पुंकेसर हैं उनको हमने कट करके अलग कर दिए। इस क्रिया को विपुंसन कहा गया। फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस इसी में ही कि जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, उस पर हमने क्या किया कि दूसरे वाले फ्लावर का यानी कि जो कि टॉल प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं जिसका मेल गैमेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका पुंकेसर लेके उसके जो बौना वाला पौधा है उसके फीमेल गैमेट पर लाके रख देते हैं, ठीक है, यानी कि परागकण। तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। आई होप आपको मेरा यहाँ तक का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक एक प्रोसेस मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करती हुई
चलूँगी, ठीक है। आप उसके लिए एकदम टेंशन रहिए। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से वीडियो जो है थोड़ा लेट हो जाती है, पर प्लीज़ आप मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताया हुआ समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक यू।